अमेरिका की ओर से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को हिरासत में लिए जाने के बाद वैश्विक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। उत्तर कोरिया ने तो मादुरो को अपना दोस्त बताते हुए अमेरिका से वर्ल्ड वॉर की खुली चेतावनी तक दे दी है। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि यह कार्रवाई दुनिया को विश्व युद्ध की ओर ले जा सकती है। किम जोंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी नेतृत्व से मांग की कि तुरंत मादुरो की स्थिति सार्वजनिक करें। उन्होंने मादुरो को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि यह दमनकारी कदम वैश्विक टकराव को जन्म दे सकता है। किम ने साफ कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर अंतर्राष्ट्रीय परिणाम होंगे। वहीं रूस ने भी अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ सशस्त्र आक्रामकता की है जो बेहद चिंताजनक और निंदनीय है। रूस ने कहा कि अमेरिका की ओर से दिए गए तर्क बेबुनियाद हैं और ये कदम कूटनीति के बजाय वैचारिक दुश्मनी से प्रेरित हैं। न सिर्फ रूस ने बल्कि ईरान और क्यूबा ने भी अमेरिकी हमले की निंदा की। वहीं ईरान में भी बीते 2 हफ्ते से भारी उथल पुथल देखी जा रही है। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जिससे अस्थिरता बढ़ गई है। विरोध प्रदर्शनों से सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के इर्द गिर्द घूमने वाले तेहरान के शासन पर भी संकट होने जा रहा है। यह दावा किया जा रहा है, ऐसे दावे हैं कि विदेशी ताकतें प्रदर्शनों को तेज कर सकती हैं और सरकार गिर सकती है। अमेरिका की ओर से तो सार्वजनिक तौर पर यह कहा जा चुका है कि वो इसमें दखल दे सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच खामेनेई को लेकर बड़ा दावा भी सामने आया। इजरायली मीडिया ने ब्रिटिश अखबार द टाइम्स के हवाले से दावा किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने सरकार गिरने की स्थिति के लिए अपना प्लान तैयार भी कर लिया है। खामेनेई ने कथित तौर पर रूस भागने का प्लान बना रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लान में 86 साल के अली खामेनेई, उनका परिवार, कुछ सहायक और करीबियों सहित 20 करीबी लोग शामिल हैं। एक तरह अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया जिसकी कई देश निंदा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान में भी उथल पुथल मची हुई है। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जंग जारी है। तो क्या दुनिया एक वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है? क्या 2026 में एक और विश्व युद्ध होने जा रहा है? क्या दुनिया एक और जंग के मुहाने पर है? इसी मुद्दे पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम 2 तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए और समझिए ये तस्वीरें क्या कहती हैं। ये 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर 2026 में एक और वर्ल्ड वॉर के संकेत। तो दूसरी ओर यहां खामेनेई को लेकर बात करें तो खामेनेई देश छोड़कर भागने का प्लान बना रहा है, या यूं कहे कि खामेनेई का एक फुल प्रूफ प्लान तैयार है। खामेनेई देश छोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और खामेनेई ने तैयारी कर ली है अपने और अपने सहयोगियों, अपने परिवार के लोगों के साथ देश छोड़ने की। इसी विषय पर बातचीत करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर दीपक नागर जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं डॉक्टर दीपक नागर जी से करना चाहूंगा। मैं समझना चाहूंगा स्थितियों को। नागर साहब, आप किस तरीके से इन पूरी परिस्थितियों को देख रहे हैं? क्या आपको लगता है जो स्थितियां इस वक्त पूरे वैश्विक पटल पर बनी हुई नजर आ रही हैं, तो विश्व वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़ा है? बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अपनी बात को एक बहुत फेमस थुसीडाइडस का एक कोट है, उससे स्टार्ट करना चाहूँगा। उन्होंने बोला है कि द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन एंड द वीक मस्ट सफ़र। एक बहुत जाहिर सी बात है कि अभी जो माहौल है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, जो क्राइसिस है, जो ये करंट क्राइसिस है, और ऊपर से ईरान और किम जोंग उन का रिस्पॉन्स, उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स भी लॉन्च की हैं, तो इससे साफ दिखता है कि एक खतरा पूरी दुनिया पे मंडरा रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 एक ऐसी गुंजाइश है जिसको हम नहीं नकार सकते हैं।
दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पहलू, महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जिस तरह से बहुत सारे देशों ने रिएक्ट किया है, जाहिर है सबसे पहले लैटिन अमेरिकन देश, आप क्यूबा देखिए, कोलंबिया देखिए, चिली देखिए, सब देश ने एक नकारा तौर पर अमेरिका के इस एक्शन की विडंबना की है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रशिया, चाइना, जो कि दो मेजर फैक्टर्स हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से भी आप रिस्पॉन्स देखिए तो दिखता है कि वर्ल्ड वॉर 3 एक जाहिर सी गुंजाइश हो सकती है। पर क्या ये इतना इतना आसान है कहना कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा? ये अभी आगे देखना है कि यूएस आगे कैसे रिस्पॉन्ड करता है, अभी स्थितियां कैसे उत्पन्न होती हैं। जैसा कि आपने बताया ईरान के बारे में, जी। ईरान को भी हमको समझना होगा कि हमने पिछले ही साल कितना क्राइसिस ईरान में भी देखा है और किस तरह से अभी वहां पे भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो जाहिर है हमको अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है कि क्या यूएस के अब इस पे एक्शंस होने वाले हैं, किस तरह से नॉर्थ कोरिया एक्ट करेगा, मदुराओ के साथ किस तरह का व्यवहार यूएस करता है, किस तरह से केसेस उनके ऊपर चलाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें अभी देखने हैं। तो अभी कह देना कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। जी। जी। ठीक है सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, और त्यागी जी मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से किम जोंग की हुंकार सामने आई है, क्या इसे केवल और केवल बयानबाजी माना जाए या सच में जो वॉर है उसको ट्रिगर कर सकता है ये किम जोंग का बयान? क्योंकि उन्होंने क्लियरली ये कहा कि जो है किम जोंग, साउथ कोरिया जो है वो सीधे तौर पर वर्ल्ड वॉर अगर होती है तो उसमें हिस्सा लेगा, और अमेरिका को भी उसने एक बड़ी चेतावनी दी है। जी, क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है। जी। लेकिन जो इस वक्त के हालात है वो निश्चित रूप से ये बता रहे हैं कि एक बहुत बड़े महायुद्ध की, जिसमें डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स इन्वॉल्व होंगे, उसके होने की आशंका है। बाबा वेंगा की भी यही भविष्यवाणी थी। पर यहाँ असलियत ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुला में मादुरो को लेकर आए और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का आर्टिकल 2 का खुला उल्लंघन कर दिया, तो उससे पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में एक मैसेज गया कि कोई भी देश किसी छोटे देश में जाके, और अगर उसके पास ताकत है तो वो कुछ भी कर सकता है, वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठा के लेके आ सकता है। तो ये तो एक ऐसा मैसेज गया जिससे लगा कि जैसे पूरी दुनिया में जंगल राज है। और इतना ही नहीं, इतना होने के बाद जनाब ट्रंप साहब अब ये कहते हैं कि कोलंबिया को मैं देख लूंगा, मैक्सिको को भी मानने पड़ेगी मेरी बात, और क्यूबा को भी सुनना पड़ेगा। और तो और वो वेनेजुला की जो अभी उपराष्ट्रपति रॉड्रिग्स है, उसको भी कहते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा हाल मादुरो से भी ज्यादा खराब होगा। और उधर ईरान में वो एक्टिव कन्नाइवेंस हो या ना हो, पर ये सच है कि ईरान में जो रिवॉल्ट हो रहा है उसमें टैसिट अप्रूवल अमेरिका का भी है, इजराइल का भी है। ईरान की स्थिति अत्यंत खराब है। आप जानते हैं कि वहां का जो रियाल है वो करीब 4 लाख रियाल में $1 बामुश्किल मिल पाता है। महंगाई 70% तक बढ़ चुकी है। जो रिवॉल्ट है वो 70 शहरों में फैल चुका है। अब तो असॉल्ट राइफल और लाइट मशीन गन लेकर भी जो उपद्रवी हैं वो वहां पे सामने आ गए हैं। यानी कि जो खोमेनी है वो भी अपनी जान बचाकर शायद कह तो ये रहे हैं कि हम रशिया से सपोर्ट मांगने के लिए वहां जाएंगे, पर वो वहां जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में नॉर्थ कोरिया का ये कहना कि देखिए जो मादुरो है वो मेरा दोस्त है, मादुरो को जो अमेरिका ने एक्शन लिया है उन पर वो गलत है, उसको तुरंत छोड़ा जाए। और अगर उसको तुरंत नहीं छोड़ा जाता है तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकता है। जी। उसके कहने के पीछे दम क्या है? दम ये है कि उसने जापान के लिए, साउथ कोरिया के लिए, अमेरिका के गुआम बेस के लिए शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सफिशिएंट नंबर में बना ली है। और जब वेनेजुला में अटैक हो रहा था उस समय वो हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर रहा था।
उसकी हासोंग सीरीज की जो मिसाइल है 15,000 किलोमीटर रेंज वाली, वो अमेरिका के मेन लैंड तक पहुंचने में सक्षम है। जी लिहाजा वो अगर कह रहा है जी तो जी ये हवा में नहीं कह रहा। जी और वो एक सन की तानाशाह है, जी पता नहीं कब कहाँ किस तरह से बिहेव करेगा। लिहाजा ऐसा लगता है। जी और एज इट इज इस समय दुनिया में 10 बड़े बड़े वर्ल्ड वॉर फ्रंट खुले हुए हैं। आप सब जानते हैं, रशिया का और जी यूक्रेन का, वेनेजुला का, सूडान का, इथोपिया का, जी माली जी का, इजराइल का, ईरान का, म्यांमार का, अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, और पता नहीं कब हिंदुस्तान के साथ भी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जब डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग वार होने लगे, एक बिल्कुल दूसरे के साथ होने जी लगे, जी और जिसमें सुपर पावर इन्वॉल्व हो, उसे ही तो वर्ल्ड वार कहते हैं। बिल्कुल कोई त्यागी साहब, वर्ल्ड ये बिल्कुल ठीक वार है आपने। इधर और से। जिस तरीके से आपने अपनी बातचीत में एक बात का जिक्र किया, सन की तानाशाह, जाहिर तौर पर सन की तानाशाह की वजह से ही ऐसी स्थितियां जो है और भी ज्यादा बनती हुई नजर आ रही हैं। और डॉक्टर दीपक जी का रुख करूंगा मैं। नागर साहब, जिस तरीके से अगर ईरान को लेकर बात करें, ईरान के अंदर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी ओर अमेरिका की चेतावनी निकलकर सामने आई, और इसके बीच ये दावा किए जाना कि खामेनेई पूरी तैयारी में है, लाल लश्कर के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ और अपने सहयोगियों के साथ वो देश छोड़ सकता है, रूस जा सकता है। कितनी पुख्ता ये खबरें हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? जाहिर सी बात है कि ये जी पुख्ता खबरें हैं। ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं और उनको रिप्रेस किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है। और हमको साफ दिख रहा है कि यूएस के भी आप स्टेटमेंट्स देखिए और ईरान के भी स्टेटमेंट्स देखिए, तो दिख रहा है कि इस तरह का ऑपरेशन वहाँ दोबारा से जरूर हो सकता है, बिकॉज वहाँ इसराइल के रूप में अमेरिका का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर है। बट थोड़ी सी बात समझने की ये है कि जी अभी बहुत अलार्मिंग इसको कह देना कि अभी वर्ल्ड वॉर के हम मुहाने पे आकर खड़े हो गए हैं, थोड़ा सा जल्दबाजी है। सी एक दो तीन बातें बहुत बेसिक समझने वाली हैं। यहाँ हम चाइना के फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हम जी रशिया के फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वर्ल्ड वॉर के समय में हमने मुनरो डॉक्ट्रिन देखी थी। आज के समय में ट्रंप के इन एक्शंस को मुनरो 2.0 बोला जा रहा है, बिकॉज वेनेजुएला को अगर आप देखेंगे तो चाइना और रशिया का बहुत भारी इन्फ्लुएंस वहां पे था, और जो जो बहुत जमीनी तौर पर डॉलर को कमजोर कर रहा था। जमीनी तौर पर क्योंकि वो तेल का आयात डॉलर के बजाय एक बार्टर सिस्टम के थ्रू हो रहा था। तो ऐसे में जो यूएस का स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है लैटिन अमेरिका, अमेरिका ने पहले भी नहीं चाहा था, पहले भी उन्होंने यूरोपियन पावर्स को वहां नहीं आने दिया। और अभी जब उनको दिख रहा है कि रशिया और चाइना मैसिव इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कोलंबिया के तेल के रास्ते के सारे सप्लाई चेन्स को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऐसे में ये भी समझना है कि यूएस ने एक्शन लिया क्यों, क्या इसके पीछे सिर्फ यही कारण है? तो बहुत जाहिर सी बात है कि ग्रेट पावर कंपटीशन, जो बड़े पावर्स हैं उनके बीच का एक कंपटीशन जब अमेरिका के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया, तो अमेरिका को एक जरूरत पड़ी कि हमको इसको कैसे कंट्रोल करना है। और अभी हमको दिख रहा है, आप ट्रंप के आगे के स्टेटमेंट्स देखिए, समझिए। वो बोल रहे हैं कि अभी वो रुकेंगे नहीं। उन्होंने कोलंबिया को धमकाया है, क्यूबा को धमकाया है, मैक्सिको को, और जाहिर तौर पर ईरान और नॉर्थ कोरिया। तो इस तरह के एक्शंस हम आगे देख सकते हैं। यहां दो बातें समझनी और बहुत जरूरी हैं। अंतर्राष्ट्रीय लॉ, इंटरनेशनल लॉ का, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन जिस धड़ल्ले से हुआ है और जितना ओपनली हुआ है, ट्रंप के आप स्टेटमेंट्स देखिए, दैट वी विल फिक्स इट, वी विल रन इट। तो बहुत ब्लंटली वो बोल रहे हैं कि उन्होंने कब्जा किया है और दुनिया के ऑलमोस्ट 20% तेल को उन्होंने कब्जा किया है और वो उनको अपने हिसाब से चलाएंगे। तो यहां सबसे बड़ा विक्टिम अंतर्राष्ट्रीय लॉ है। सिमिलरली अब ये सारे देशों का रिएक्शन अगर आप देखें और समझें, तो दिख रहा है कि अमेरिका यहां रुकने वाला नहीं है। अमेरिका ऐसे ही अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को लैटिन अमेरिका को मजबूत करके वो दूसरी जगह पे भी जाएगा। तो ये समझने वाली बातें। जी ठीक है त्यागी जी, जिस तरीके से यहाँ पर तमाम चीज़ों को लेकर बातें हो रही हैं, एक तरफ अगर हम जिस तरीके से वॉर को लेकर करें, आपने भी जिक्र किया कि कई मुहानों पर इस वक्त वॉर जो है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ यहाँ पर हम ईरान को लेकर बात कर रहे हैं, खामेनेई को लेकर बात कर रहे हैं, को भागने वाले हैं। ऐसे में अगर हम ये बात करें कि खामेनेई अगर देश छोड़ देते हैं तो क्या अमेरिका,
ईरान के ऊपर भी कब्जा जमाने की कोशिश करेगा वेनेजुएला की तरह? क्या वहां पर भी अमेरिका की कोशिश रहेगी कि जो उसकी सत्ता है उसको रूल अमेरिका ही करे? यकीनन। और ये हो चुका है, करेगा नहीं, ये तो हो चुका है। जो रजा पहलवी है वो कौन जी। है? वो तो अमेरिका का ही एक स्टूल है। उसने, रजा पहलवी ने कहना शुरू कर दिया खुद ट्रम्प से कि ट्रम्प सर आइए, हमें बचाइए, यहाँ के लोगों को बचाइए, ये हमारे लोग हैं जो ईरान के लोग हैं। और ये जो और जो खोमेनी के सामने बोलना भी मुश्किल था, आज वो लोग कह रहे हैं खोमेनी मुर्दाबाद, खोमेनी मुर्दाबाद। यानी कि ये स्थिति आ गई है। तभी तो खोमेनी ने बाहर जाने का प्लान बनाया। और उधर जो मैंने अब तक कहा उसमें एक पॉइंट और ऐड करो, और सोचने वाला है कि ट्रंप ने ये कह दिया कि मैं ग्रीनलैंड के ऊपर हमला करूंगा। भाई अगर वो वेनेजुला के ऊपर हमला कर सकते हैं तो ग्रीनलैंड को तो वो 10 मिनट में ले लेंगे, क्योंकि ग्रीनलैंड में उनके फोर्सेस पहले से मौजूद है। और ग्रीनलैंड को अगर वो ले लेते हैं, जिसके चारों तरफ वो बोलते हैं कि रशिया और अमेरिका, इसके चाइना के जो वारशिप्स हैं वो तैनात है। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर रशिया और चाइना इस वक्त केवल ये कह के चुप हो जाते हैं कि हम इसकी निंदा करते हैं जो अमेरिका ने कहा, लोग उनको नानक बनामती देंगे। तुम किस बात के सुपर पावर हो? अगर वो चुप रहते हैं तो उनका वही हाल होगा जो जी। फ्रांस और ब्रिटेन का था, जब हिटलर ने जिन्होंने वादा किया था सुरक्षा देने का, लेकिन हिटलर ने उसकी परवाह किए बगैर बगैर गोली चलाए 6 देशों को अपने हाथ में ले लिया था। ऐसे ही ये दो देश बड़ी बड़ी सुपर पावर एक किस्म से एक असहाय विधवा कहलाएंगे अगर ये एक्शन नहीं लेते हैं तो। और ऐसा हो नहीं सकता कि ये एक्शन ना ले, और अगर ये एक्शन लेते हैं तो फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए और क्या चाहिए? थर्ड वर्ल्ड वॉर का कोई मुहूर्त तो निकलता नहीं है। जी। निकलता ये है कि ऑलरेडी एक्सप्लोसिव सिचुएशन है, बहुत सारे देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और एक कॉन्टिनेंट नहीं डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में है, लिहाजा वो व्यापक है, इसलिए उसे वर्ल्ड वॉर कहते हैं। मैं तो कहता हूं कि एक मिनी थर्ड वर्ल्ड वॉर तो ऑलरेडी चल रहा है, और बस इसके और थोड़ा एक्सपेंड होने की बात है तो दुनिया फिर इसे वर्ल्ड वॉर कहेगी। मुझे उसकी सिचुएशन खराब होती हुई इसलिए नजर आती है कि आज से 4 साल पहले किसी ने सोचा था कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध इस हालत तक पहुंच जाएगा? किसी ने सोचा था कि अमेरिका डायरेक्टली ईरान के न्यूक्लियर बेसिस के ऊपर B2 बॉम्बर से अटैक करेगा? सिचुएशन बनती नहीं, उनसे आशंका बढ़ती नहीं, बढ़ते बढ़ते आज का जो सिचुएशन है उसे देख के ये लगता है, ईश्वर करे ये ना हो, लेकिन देख के ये लगता है कि बिल्कुल होने वाला है। क्योंकि इसमें अब कोई जगह तो बची नहीं है, नेटो बचे हैं क्या? और तुम और देखो, ये जो ग्रीनलैंड है, ये जो ग्रीनलैंड तो नेटो कंट्री है। जी। डेनमार्क का ऑटोनोमस एरिया बेशक सही, नेटो बिल्कुल। कंट्री है। अगर अमेरिका इसके ऊपर अटैक करता है तो क्या नेटो का आर्टिकल 5 फिर नहीं कहा जाएगा कि जी। साहब जो बाकी कंट्रीज है वो अमेरिका के ऊपर अटैक करें? बिल्कुल। कितनी कम्प्लेक्स सिचुएशन है। जिस जगह देखिए, जिस कॉन्टिनेंट में देखिए सिचुएशन एक्सप्लोसिव है। वहां देखिए पैसिफिक के अंदर जापान, जो अपने आप को एक तरफ चुप मानता था, उसने फैसला किया था कि मैं अपने आप नहीं बनाऊंगा, लेकिन उसने कहा, उसकी लेडी प्राइम मिनिस्टर ने, कि अगर चाइना ने ताइवान पे अटैक किया तो फिर हम भी मिलिटरली इंटरवीन करेंगे। चाइना ने जापान के एयरक्राफ्ट के रडार को लॉक कर दिया, जी। और फिर वह सिचुएशन ये बन गई कि अब जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और अमेरिका एक तरफ मतलब त्यागी और साहब ये रशिया माना जाए कि तमाम जो स्थितियां इस वक्त बनती नजर आ रही हैं पूरे वैश्विक पटल पर देखा जाए तो ये युद्ध आपस में कनेक्टेड नजर आ रहे हैं। आप नागर साहब, अगर रूस यूक्रेन युद्ध, गाजा इजराइल, उत्तर कोरिया को अगर देखा जाए, क्या आप देख रहे हैं कि आपस में सभी कनेक्टेड हैं? क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर को लेकर बातें हो रही हैं, इसके बाद चर्चाएं इन युद्धों को लेकर काफी ज्यादा होती हुई नजर आ रही हैं, और सुपर पावर्स के ऊपर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। अगर चीन को लेकर बात करें, जापान को लेकर बात करें, जिस तरीके से त्यागी साहब ने जिक्र किया, दूसरी ओर अमेरिका, रूस को लेकर बात करें, और इसी के साथ साथ नेटो और यूरोपीय यूनियन को भी मैं इंक्लूड करना चाहूंगा इसके अंदर। जाहिर जाहिर बिल्कुल सही बात है कि ये सारी बातें जी। कनेक्टेड हैं। और आप समझिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स है, जो जी। बड़े पावर्स हैं, चाहे रूस हो, अमेरिका हो, चाइना, ये इन सब पावर्स का ही एक गेम है। जी। और जब जैसे त्यागी जी भी बता रहे हैं कि अब
अब एक ऐसी स्थिति आन पड़ी है जी जहां हम एक वर्ल्ड वॉर को भी होते देख सकते हैं। अब आप समझिए, न्यूक्लियर वेपन्स को आप समझिए, कोई देश अब क्यों नहीं चाहेगा कि सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो? कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मानकों को क्यों मानेगा? जब अमेरिका जैसा सुपर पावर ही अंतर्राष्ट्रीय कानून को ताक पर रखता है, तो कौन नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को अडेयर करेगा? आप समझिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस एज में सब देश आधुनिक हथियार बनाएंगे, एक नया आर्म्स रेस उत्पन्न होगा। तो धीरे धीरे इस तरह के वातावरण से और इस आर्म्स रेस के बढ़ने से दुनिया विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 के पूरे गर्त में जा रही है। और ये बातें बिल्कुल कनेक्टेड हैं। आप यूक्रेन का मुद्दा देखिए, और अभी बातें की जा रही हैं कि अगर कल को जेलेंस्की को भी पुतिन उठा लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय लॉ को वायलेट करके, तो वो भी जस्टिफाइड है। सिमिलरली चाइना अगर ताइवान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी की बातें पिछले कुछ दशकों से चल ही रही हैं, तो वो भी जाहिर है। तो आप समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों का, अंतर्राष्ट्रीय कानून का इस तरह से उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय कानून की विफलता यूएन के सामने एक बड़ा चैलेंज है। यूएन की क्रेडिबिलिटी का एक बड़ा चैलेंज है। जो उसके रखवाले हैं यूएस, वही उसको उस तरह से धड़ल्ले से वायलेट करेंगे, तो ग्रेजुअली दुनिया एक बहुत अनस्टेबल सिस्टम हम देख रहे हैं। एक आर्म्स रेस उत्पन्न होगी और ग्रेजुअली ये कॉन्फ्लिक्ट्स कब कितने ज्यादा बढ़ जाएं। हम एक बहुत आधुनिक दौर में रहते हैं, बहुत एडवांस्ड हथियार बनाने की कैपेबिलिटी देशों के पास है, और सिमिलरली न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कभी भी हम देख सकते हैं कि ये सिचुएशन हाथ से निकल जाए, और ये जो छोटे युद्ध अभी चारों तरफ दुनिया में चल रहे हैं, कभी एक वर्ल्ड वॉर का रूप ले लें और दुनिया खतरे में आ जाए। जी जी त्यागी साहब, अगर नेटो और यूरोपीय यूनियन की भूमिका को लेकर बात करें, यूएन की भूमिका को लेकर बात करें, यानी कि जो ये तमाम अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाए गए हैं, आप इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस युद्ध को रुकवा पाने में, या जो स्थितियां इस वक्त बन रही हैं विपरीत, इन विपरीत परिस्थितियों को एक बार फिर से पटरी पर लाने में ये अंतरराष्ट्रीय समुदाय सफल हो पाएंगे? देखिए, अंतरराष्ट्रीय संगठन में जो सबसे बड़ा आर्म्ड संगठन है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी नेटो ऑर्गेनाइजेशन। और ये नेटो के अंदर तो दरार पड़ चुकी है, अमेरिका उससे अलग हटता जा रहा है, और जो नेटो कंट्रीज है उसमें भी हंगरी हो, स्लोवाकिया हो, ये रशिया की तरफ है, और जो बाकी हैं वो यूक्रेन को इसलिए उकसा रहे हैं। नहीं, समझिए कि करीब 65 करोड़ लोग हैं नेटो में, और करीब 35 करोड़ लोग हैं अमेरिका में, और करीब 15 करोड़ लोग हैं रशिया में। उस 15 करोड़ के लिए ये 65 करोड़ लोग 35 करोड़ अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, कुछ नहीं कर सकते। और इसलिए जो नेटो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ कर पाएगा आउट ऑफ क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम ए डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन। आज तक कोई ऐसा वार नहीं है जिसे वो रुकवा पाया, जबकि उसका जन्म इसलिए हुआ था कि वो ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी कायम करेगा। तो यूएन में कुछ नहीं मतलब कर इन सकता। शॉर्ट त्यागी साहब ये माना जाए कि जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है वो एक सेकंड और प्लीज ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में डाउट ये भी है कि इट कैन बिकम ए न्यूक्लियर वॉर, क्योंकि पहले अमेरिका ने तो जरा सा नुकसान हो गया पर्ल हार्बर में, उसने न्यूक्लियर अटैक कर दिया। रशिया के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि साहब अगर स्टालिन रहा होता तो अब तक उसने एटॉम बम डाल दिया होता। इतना नुकसान पर्ल हार्बर में नहीं हुआ जितना रशिया में हुआ है। यानी कि एटॉमिक, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर भी और फिर एटॉमिक वॉर भी हो सकता है। बिल्कुल, मतलब त्यागी साहब वही कुल मिला के बड़ी बात यहां पर यही है कि जो तमाम ये अंतरराष्ट्रीय समुदाय बनाए गए हैं, संगठन बनाए गए हैं, ये संगठन भी इस युद्ध को, या युद्ध होता है तो उसको रुका पाने में असफल होंगे। यानी कि ये केवल और केवल कागजी कार्रवाई के काम करते रह जाएंगे, लेकिन जमीन पर वॉर होकर रहेगी। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, त्यागी साहब और नागर साहब, जुड़ने के लिए, कीमती वक्त साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।